Hello everyone, welcome to Simplest Biology Hub. I am Sharmila and today we are going to discuss about the next topic of reproductive health, topic of class 12th, and this is the method of contraception. Which type of the methods are used for the contraception methods? Contraception methods are nothing but to stop the pregnancy. प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए कौन सी मेथड्स यूटिलाइजेशन की जाती है, वो कितना सेफ़ रहती है, और प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के अलावा वो आपको एसटीडी से, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, उससे किस तरह का प्रोटेक्शन देती है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को फॉलो करने से पहले उस मेथड के अंदर ऐसे कौन से गुणधर्म होने चाहिए, ऐसी कौन सी बातें होनी चाहिए, ऐसे कौन से गुण होने चाहिए जिसकी वजह से वो आपकी मोर इफ़ेक्टिव हो और पीपल उसकी तरफ इजीली अट्रैक्ट हो टू यूज़ इट। सो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। The first most important property is they are easily available. As well as cheap. बिकॉज ईजीली अवेलेबल होगी और चीप होगी तो कॉमन पीपल भी उसको यूटिलाइज़ करने का सोचेगा या कॉमन पीपल भी उसको यूटिलाइज़ कर सकेगा। बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगी तो कॉमन पीपल के द्वारा वो यूटिलाइज़ नहीं की जाएगी, और ईज़िली अवेलेबल हो, किसी भी मेडिकल स्टॉप पे, शॉप पे वगैरह आपको ईज़िली आपकी अवेलेबल हो जाए। दूसरी, इफ़ेक्टिव टू स्टॉप प्रेगनेंसी। क्योंकि टोटली यूटिलाइजेशन होता है प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए, तो अगर इफ़ेक्टिव होगा, टोटली इफ़ेक्टिव होगा तो पीपल ईजिली मे टू परचेज इट, बट अगर इफ़ेक्टिव होगा ही नहीं तो उसको परचेज करने की वो सोचेंगे भी नहीं। एज वेल एज समटाइम्स समहाउ कंडीशन दे आर अल्सो प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम द STDs। सो ये भी हो सकता है, इट इज़ नॉट टोटली बट समटाइम protect from STDs. So STD is nothing but the sexually transmitted disease. सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ जैसे HIV एड्स है, सिफिलिस है, इनके ये जो है इनकी रोकथाम करने के लिए, इस डिसीज़ को स्टॉप करने के लिए भी वो सम हाउ कंडीशन आपका प्रोटेक्ट कर सके। देन नो और वेरी लेस साइड इफ़ेक्ट। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा। अगर कोई केमिकल आप यूज़ कर रहे हो या कोई डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो और उसके अगर बॉडी के ऊपर साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली पीपल उसको यूज़ करना बंद कर देगा। तो ऐसे डिवाइस होने चाहिए या ऐसे केमिकल्स होने चाहिए जो बॉडी के ऊपर किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट ना करे। तो ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज़ आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में और कॉन्ट्रासेप्टिव जो मटेरियल्स है उसमें होनी चाहिए। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द मेथड्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन। तो मेथड्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है इन योर सिलेबस। द फर्स्ट मेथड इज़ द नेचुरल मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन एंड द अनदर इज़ द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन। आर्टिफिशियल मेथड इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। नाउ फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द नेचुरल मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन। क्या होता है इन नेचुरल मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर? ओके, द 3 पॉइंट्स आर डिस्क्राइब्ड हियर। So the first one is rhythm method. द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या होती है? नेचुरल मेथड में किसी भी तरह का कोई केमिकल आपको यूटिलाइज़ नहीं करना होता, तो बॉडी के ऊपर उसके कोई साइड इफ़ेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है नहीं, ईजीली अवेलेबल है क्योंकि हमारे द्वारा लिए जाने वाले प्रिकॉशंस है, तो हमें उसके अंदर हमें किसी भी तरह का कोई खर्चा करना नहीं होता। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसकी। बट नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के दौरान आपका वहाँ पे फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं।
क्योंकि ये तो सिर्फ एक अज्यूम के ऊपर चलता है, तो मे बी यहाँ पे फेल्यूर के चांसेस आपके इंक्रीज हो जाते हैं। सो द फर्स्ट मेथड इज़ रिदम मेथड। रिदम मेथड इज़ टोटली डिपेंड ऑन योर मेनेस्ट्रुअल साइकिल। इट इज़ रिलेटेड टू फीमेल से रिलेटेड है बेटा, और मेनेस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है। हमें पता है जो MC साइकिल रहती है फीमेल की, जो फर्स्ट डे से स्टार्ट होती है और 28 डेज़ की स्टार्टिंग साइकिल रहती है, तो फर्स्ट टू 5th डे तक उसको ब्लीडिंग होती है। Whenever the MC is going on, तो 1st to 5th डे तक आपकी ब्लीडिंग होती है। तो ये वाला जो पीरियड है, इस वाले पीरियड में फिजिकल कांटेक्ट पॉसिबल होता ही नहीं, बट फर्स्ट डे से ही आपका जो ओवरी है, ये हमारी ओवरी है बेटा, हम जानते हैं, और ओवरी में ओवुल रिलीज हो जाते हैं और फाइनली आपका बनता है ग्राफियन फॉलिकल। ये आपने पढ़ा है ऑलरेडी, ग्राफियन फॉलिकल। एंड ग्राफियन फॉलिकल जब आपका मैच्योर हो जाता है, देन आपका वो एग से रिलीज़ होता है ओवरी से। ये हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। ओवरी से जब ग्राफियन फॉलिकल रिलीज़ होगा तो फैलोपियन ट्यूब के द्वारा वो रिसीव किया जाएगा और यहाँ पे एम्पुला रीजन में आएगा। तो ये प्रोसेस आपके फर्स्ट डे से ही स्टार्ट होती है। जैसे आपका यहाँ पे रप्चर हो जाता है, MC पीरियड स्टार्ट होता है, फर्स्ट दिन से ही आपके ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। 5th डे में जब ब्लीडिंग रुक जाती है, तो 5th डे से लेके यहाँ पे 10th डे तक हम पकड़ते हैं। 10th डे तक ग्राफियन फॉलिकल इज़ गोइंग ऑन प्रोसेसिंग, यहाँ पे प्रोसेसिंग में जाता है। तो इस दौरान अगर आपका कोई टच हो गया, इस दौरान अगर फिजिकल कांटेक्ट हो गया, तो वो आपका प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, वहाँ पे प्रेगनेंसी के चांस नहीं होते। बट 10 to 17 डेज़ ये थोड़ा सा आपका, हम बोलेंगे कि एक अलार्म एरिया है। इस एरिया के अंदर आपका फिजिकल कांटेक्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि 10th डे में, वैसे अगर हम देखा जाए मेनेस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, तो 14 डेज़ में आपका एग रिलीज़ होता है। 15 और 16 2 डेज़ के लिए वो वहाँ पे आपका एम्पुला में रुकता है, वेटिंग फॉर द स्पर्म टू फर्टिलाइज इट, एंड 16 डे में वो वहाँ से आपका एम्पुला रीजन छोड़ देता है। एम्पुला रीजन छोड़ दिया तो आपका वहाँ पे फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता। बट सभी फीमेल्स में जो मेनेस्ट्रुअल साइकिल है वो एग्जैक्टली 28 डेज़ के लिए रन नहीं करती। कुछ फीमेल में वो मोर देन 28 डेज़ के लिए रन करती है, कुछ फीमेल में वो लेस देन 28 डेज़ के लिए रन करती है। तो मे बी ये जो पीरियड है आपका 14 डेज़ में एग रिलीज़ होने का, 15-16 डेज़ में वहाँ पे एग रुकने का, और 17 डेज़ से वहाँ पे एग एम्पुला रीजन को छोड़ देने का। ये वाला जो एरिया है ये सभी फीमेल में सेम नहीं होगा, बिकॉज MC साइकिल सभी फीमेल की सेम नहीं चलती। तो हम यहाँ पे कुछ डेज़ पहले, मीन्स 14 से हम 10 तक ले लेते, क्योंकि 25 डेज़ का किसी के बॉडी में 20 डेज़ का ही MC पीरियड रहता है, किसी की बॉडी में 25 डेज़ का MC पीरियड रहता है। तो 10 डेज़ से लेके 17 डेज़ तक अगर प्रिकॉशन ली जाए, इस दौरान किसी भी तरह का कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं किया जाए, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी को रोकने के चांसेस हो जाते हैं। देन 17 से 18 डेज़ का जो पीरियड है, अगेन इट इज़ द सेफ पीरियड। अगेन इट इज़ द सेफ पीरियड, मीन्स इस पीरियड के दौरान अगर आपका इंटरकोर्स होता भी है तो वहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं। मीन्स टोटल MC पीरियड के दौरान पहले 5 to 10 डेज़ तक एंड लास्ट 17 to 28 डेज़ तक जो पीरियड है आपका, दिस इज़ द सेफ पीरियड फॉर द इंटरकोर्स, दिस इज़ द सेफ पीरियड ऑफ द फिजिकल कांटेक्ट। और इस दौरान आपके प्रेगनेंसी के चांसेस नॉर्मली मिनिमाइज हो जाते हैं। बट तो भी क्योंकि फ्लक्चुएट होता रहता है MC पीरियड, तो मे भी अगर 1 महीने में आपका MC पीरियड फ्लक्चुएट हो गया और उस दौरान आपके फर्टिलाइजेशन के चांसेस वहाँ पे बढ़ने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट तो भी कुछ समहाउ कंडीशन ये मेथड आपकी यूज़फुल होती है। रिदम मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि रिदमिक साइकिल चलती है। हमें पता है कि MC साइकिल रिदमिक चलती है, 28 डेज़, हर 28 डेज़ के बाद वो आपकी रिपीट होती है, एवरेज अगर हम उसको लेते हैं तो दिस इज़ द फर्स्ट मेथड टू स्टॉप द प्रेगनेंसी बाय नेचुरल वे। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द सेकंड मेथड, दैट इज़ द विड्रॉल इंटरप्टस। फर्स्ट मेथड फीमेल के द्वारा की जाती है बेटा, इट इज़ यूजफुल फॉर फीमेल, एंड द सेकंड मेथड इज़ डन बाय मेल। सो द सेकंड मेथड विड्रॉल
इंटरप्टस। इंटरप्ट करना मतलब ब्रेक कर देना, ओके। इंटरप्ट करना मतलब ब्रेक कर देना, विड्रॉल करना मतलब बाहर निकालना। तो क्या होता है, ये हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फिर से हमें पता है। तो ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ये क्या है हमारा, ये बेटा हमारा सर्विक्स है, और सर्विक्स के ऊपर हमें पता है कि हमारा यूटेरस का पार्ट आ जाता है, और ये पार्ट है हमारा वजाइना का। वजाइना का पार्ट थोड़ा सा ब्रॉड रहता है नीचे की तरफ। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटरकोर्स के पीरियड के दौरान क्या होता है, जब मेल पेनिस एंटर होता है फीमेल वजाइना के अंदर, जब मेल पेनिस एंटर होता है फीमेल वजाइना के अंदर, तो ऑब्वियसली ड्यूरिंग द फिजिकल कॉन्टैक्ट देयर इज़ द सीमेन इज़ रिलीज्ड। और सीमेन क्या है, सीमेन ये जो एक लिक्विड फ्लूइड है जो मेल बॉडी में डेवलप होता है, और उसके अंदर नंबर ऑफ द स्पर्म्स रहते हैं, एंड दैट स्पर्म्स आर एबल टू फर्टिलाइज द एग। स्पर्म आपके फर्टिलाइज करने में पॉसिबिलिटीज़ होती है, बट सीमेन के पास वो पॉसिबिलिटी नहीं। सीमेन इज जस्ट अ लिक्विड, सीमेन के अंदर जो स्पर्म है वो एबिलिटी रखते हैं फर्टिलाइजेशन करने की। तो जब भी आपका सीमेन रिलीज़ हो रहा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इंटरकोर्स, अगर इसका आइडेंटिफिकेशन मेल को पहले ही पता चल जाता है ड्यूरिंग द हार्मोनल रिलीज, तो जब ऐसा लगता है कि विड्रॉल होने वाला है सीमेल, एट दैट टाइम ही हैव टू रिमूव द पेनिस फ्रॉम द वजाइना, ही हैव टू रिमूव द पेनिस फ्रॉम द वजाइना। तो क्या होगा, आपका जो सीमेन है वहाँ पे इंटरप्ट हो जाएगा, वो बाहर की तरफ आपका बॉडी के बाहर की तरफ फीमेल की वजाइना के अंदर एंटर नहीं करेगा, बाहर की तरफ आपका रिमूव हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस यहाँ पे रुक सकते हैं या कम हो सकते हैं। बट ये भी थोड़ा सा रिस्की मेथड है बेटा कि एकदम से वो चीज़ नहीं होती। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटरकोर्स अगर तुरंत विड्रॉल नहीं किया गया, इंटरप्ट नहीं किया गया, तो कुछ क्वांटिटी में भी अगर सीमेन फीमेल वजाइना के अंदर अगर एंटर होता है, तो 1 ड्रॉप ऑफ द सीमेन कंटेन थाउजेंड्स ऑफ द स्पर्म। ये हमें पता है, 1 ड्रॉप ऑफ द सीमेन कंटेन थाउजेंड्स ऑफ द स्पर्म। मीन्स ड्यूरिंग द इंटरप्शन के दौरान भी अगर कुछ क्वांटिटी में सीमेन फीमेल वजाइना के अंदर गया, तो भी वहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं। तो ये भी मेथड इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, बट कभी कभी आपका इफ़ेक्ट कर भी लेती है, डिपेंड ऑन द मेल। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द थर्ड वन, दैट इज़ द लैक्टेशनल अमनेरिया। लैक्टेशनल अमनेरिया, ये क्या होता है? आफ्टर द प्रेगनेंसी देयर इज द बेबी बॉर्न, आफ्टर डिलीवरी, वी कॉल्ड इट आफ्टर डिलीवरी। बेबी के बर्थ के बाद ऑब्वियसली बेबी मदर की बॉडी के ऊपर फीडिंग करती है, मिल्क फीडिंग करती है। तो मिल्क फीडिंग का जो पीरियड रहता है, उस दौरान बॉडी के अंदर आपके जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वो हार्मोन आपके एग रिलीज़ करने वाले हार्मोन है, दैट इज़ LH एंड FSH। ये हमें पता है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं, दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू रिलीज़ द एग। आपका जो ओवरी है, ओवरी के अंदर जो एग का डेवलपमेंट होता है, एग ओवम का जो ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है, उसका बनाने का काम ये हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तो जब तक ये हार्मोन से सिग्नल नहीं आता, तब तक एग प्रिपरेशन का काम नहीं होगा। बट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लैक्टेशनल अमनेरिया क्या होता है, क्योंकि आपके मिल्क ग्लैंड के हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होने की वजह से, प्रोजेस्टेरॉन एक्टिवेट होने की वजह से LH और FSH का सिक्रीशन वहाँ पे मिनिमाइज हो जाता है, मैसेज नहीं आता। इसकी वजह से कुछ मंथ के लिए MC पीरियड स्टॉप हो जाता है। तो आफ्टर डिलीवरी नियर अबाउट 6 मंथ के लिए MC पीरियड स्टॉप हो जाता है ड्यू टू द फीडिंग ऑफ द बेबी को फीडिंग कराने की वजह से। तो ये पीरियड आपका फिक्स नहीं है बेटा, कभी कभी कुछ महीने आगे पीछे भी हो सकता है, बट एट एवरेज ये 6 मंथ का होता है। और ये डिपेंड करता है कि मदर कितना फीडिंग करवा रही है। ज़रूरी नहीं मदर ने अगर 2 साल तक भी बच्चे को फीडिंग करवाई है, 3 साल तक भी बच्चे को फीडिंग करवाई, तो 2-3 साल तक उसका MC पीरियड नहीं आएगा, ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है। बट नियर अबाउट ये 6 मंथ तक का पीरियड एवरेज पकड़ा जाता है कि इस दौरान फीमेल की MC नहीं आती। तो इस दौरान
अगर इंटरकोर्स हो भी जाता है तो वहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस जो रहते हैं वो निग्लिजिबल रहते हैं। तो ये जो 3 मेथड है बेटा हमारी जो नेचुरल मेथड के अंदर आती है, यहाँ पे एक सच अजम्पशन दे सकते हैं हम कि मे भी ऐसा करेंगे तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मे भी हम प्रेगनेंसी को यहाँ पे रोक सकते हैं, बट ये 100% श्योर मेथड नहीं है। तो इन मेथड को थोड़ा सा साइड में रखते हुए हमें ऐसी कौन सी मेथड को यूटिलाइज़ करना चाहिए जो 100% श्योर है, जहाँ पे हम 100% प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। तो मूव टुवर्ड्स द आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अब हम देखेंगे आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो इसका फर्स्ट वाला देखेंगे हम बैरियर मेथड। उसकी फर्स्ट है बैरियर मेथड। ये क्या है? ये मेथड्स आपकी पूरी तरीके से प्रेगनेंसी को रोक सकती है। इट इज़ वेरी इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप द प्रेगनेंसी। क्या होता है? द फर्स्ट वन इज कंडोम। यूटिलाइजेशन ऑफ कंडोम। कंडोम सिर्फ मेल्स के लिए नहीं होते बेटा, फीमेल्स के लिए भी होते हैं। तो यहाँ पे फीमेल कंडोम एज वेल एज मेल कंडोम दोनों की बात की गई है। एंड कंडोम इज़ नथिंग बट द लैटेक्स मटेरियल। लैटेक्स रहता है, रबर का लैटेक्स मटेरियल रहता है, और तो ये आपका बहुत ज़्यादा सेफ़ होता है। यूज़ किस तरह से किया जाता है, किस तरह से बैरियर क्रिएट करता है, इसके लिए हम फिर से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे। इतना प्रॉपर नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं, पर तो भी समझ में आ जाएगा बेटा। ये हमारा सर्विक्स एंड दिस इज वजाइना। मेल जो कंडोम है, मेल कंडोम ये पेनिस से जब इंटरकोर्स के दौरान जब पेनिस फीमेल वजाइना के अंदर एंटर होता है तो यहाँ पे अगर कंडोम प्रोटेक्टेड है, क्योंकि ये लैटेक्स और रबर का बना है, तो ड्यूरिंग द इंटरकोर्स आपका अगर सीमेन रिलीज़ भी हो जाता है तो सीमेन रिलीज़ यहाँ पे होगा बेटा कंडोम के अंदर। तो इसका कांटेक्ट आपका फीमेल वजाइना का जो फ्लूइड है उसके साथ नहीं होगा, जिसकी वजह से ये आपका टोटली प्रेगनेंसी रोकने के लिए इफ़ेक्टिव है, एज वेल एज ये आपका प्रोटेक्शन करता है एसटीडी से भी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। क्योंकि जो फ्लूइड फीमेल के वजाइना के अंदर है, अगर ये फ्लूइड आपका सपोज सेक्सुअली कोई डिसीज़ है उससे रिलेटेड है, या मेल के सीमेन जो सीमेन है वो कोई सेक्सुअली डिसीज़ से रिलेटेड है, तो दोनों का कांटेक्ट न आने की वजह से यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिसीज़ है उसकी फैलने की पॉसिबिलिटी भी रुक जाती है। तो रबर लाइक मटेरियल रहता है जो आपका ईजीली अवेलेबल ईजी टू हैंडल होता है, एंड वन टाइम यूज़ होता है। वन टाइम यूज़ करने के बाद उसको रिलीज फेंकना पड़ता है आपका। तो इस तरह से आपका मेल कंडोम यूटिलाइज किए जाते हैं। सेकंड है आपका फीमेल कंडोम। फीमेल कंडोम किस तरह से होता है बेटा? फीमेल कंडोम थोड़ा सा फनी सा स्ट्रक्चर होता है आपका। ये वजाइना है, इसमें 2 रिंग होती है, एक ऊपर की तरफ रिंग रहती है एंड एक नीचे की तरफ रिंग रहती है। तो नीचे की रिंग थोड़ी सी बड़ी रहती है और ऊपर की रिंग छोटी रहती है, बट ये रिंग आपकी पैक रहती है और यहाँ से ओपनिंग रहती है। इसको इस तरह से अंदर डाला जाता है, तो ये आपका इस तरह से सर्विक्स रीजन को कवर कर देती है एंड बाहर ओपन होती है वजाइना के पास। तो अगर यहाँ से पेनिस एंटर हो भी जाता है तो क्योंकि ये फीमेल कंडोम के अंदर आपका सीमेन को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से सेम सीमेन के जो स्पर्म होंगे, सीमेन के अंदर जो स्पर्म होंगे वो ऊपर नहीं जा पाएंगे इन द वजाइनल रीजन, इन द सर्विक्स रीजन को पास आउट करके ऊपर नहीं जा पाएंगे, और वहाँ पे प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन रुक जाती है। एज वेल एज जो यहाँ पे फीमेल वजाइना का जो फ्लूइड है वो फ्लूइड के कांटेक्ट में भी न आने की वजह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ को भी यहाँ पे रोका जा सकता है। दिस इज़ अबाउट द मेल कंडोम एंड फीमेल कंडोम।
ये यूटिलाइज़ करने के लिए किसी भी आपका हेल्पिस्ट की आपको आवश्यकता नहीं, किसी भी डॉक्टर्स की आवश्यकता नहीं। ये मेल एंड फीमेल के द्वारा उनके खुद के द्वारा यूटिलाइज़ किए जाते हैं। वन टाइम यूज़ होते हैं, वन टाइम यूज़ करने के बाद उसको फेंकना पड़ता है। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड से और बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ की गई है। इसका जो डेवलपमेंट है इंडिया के अंदर, एक निरोध करके बहुत पॉपुलर कॉन्डम का ब्रांड है बेटा, वो चलाया जाता है और इसको डिस्कवर्ड किया था CDRL ने, सेंट्रल ड्रग ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन, CDRO, सेंट्रल ड्रग ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है इसका, कभी कभी CDRO का फुल फॉर्म पूछेंगे या फिर निरोध का डिस्क्रिप्शन किसने किया, निरोध को सबसे पहले किसने यूटिलाइज़ करना स्टार्ट किया या फिर उसका डिस्कवरी किसने किया। तो ये सेंट्रल ड्रग ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो लखनऊ के अंदर स्थित है, उसके द्वारा निरोध नाम का कंडोम बनाया गया है। दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट बैरियर मेथड। नाउ द सेकंड इज़ डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप। कंडोम तो दोनों यूज़ करते, मेल एंड फीमेल बोथ। डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप इट इज़ ओनली यूज बाय फीमेल। हम दोनों को साथ में ही लेते बेटा, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं उसमें। अब मैं यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाती हूँ, बार बार बनाना पड़ रहा है। ओके, वजाइना, ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाया बेटा। ओके, सर्विक्स, ये सर्विक्स रीजन है और ये वजाइना। तो डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप क्या होती है, एक इस तरह का रबर मटेरियल होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर, और ये फ्लेक्सिबल होता है, रबर का बना रहता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो वजाना के थ्रू इसके अंदर इंसर्ट किया जाता है और ये क्या करता है, आपके इस सर्विक्स वाले एरिया को कवर कर देता है। ये डायफ्राम थोड़ा सा छोटा साइज़ रहता है जो एक्चुअली सर्विक्स को कवर करता है, और सर्वाइकल कैप आपकी थोड़ी बड़ी साइज़ रहती है, वो पूरे रीजन को कवर करती है। तो यहाँ पे अगर इंटरकोर्स के दौरान पेनिस एंटर होता भी है तो क्योंकि पेनिस के द्वारा सीमेन रिलीज़ किया जाएगा, बट यहाँ पे सर्वाइकल कैप और डायफ्राम होने की वजह से सीमेन आपका एंटर नहीं होगा यूटेराइन रीजन में, और यहाँ पे आपको प्रेगनेंसी से ब्रेकडाउन मिल जाएगा, प्रेगनेंसी को हम रोक सकते। बट दिस इज़ नॉट यूज़फुल टू स्टॉप द एसटीडीज़ को रोकने के लिए ये आपकी प्रॉपर मेथड नहीं है, क्योंकि जो पेनिस है वो आपकी वजाइना के फ्लूइड के कांटेक्ट में आ रही है। तो वजाइना के फ्लूइड के कांटेक्ट में आने की वजह से, क्योंकि दो फ्लूइड का कांटेक्ट आएगा, तो ऑब्वियसली अगर कोई डिसीज़ उनकी बॉडी में है तो वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होने की पॉसिबिलिटीज़ है। मीन्स कंडोम आपके जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ से भी प्रोटेक्ट करते हैं, एज वेल एज प्रेगनेंसी के से भी प्रोटेक्ट करते हैं, जबकि डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप सिर्फ आपकी प्रेगनेंसी को रोकने का काम करती है, ना कि वो आपकी जो एसटीडीज़ है उसको रोकने का काम करेगी। दिस इज़ अबाउट द बैरियर मेथड, वेरी इफेक्टिव टू स्टॉप द प्रेगनेंसी और टू बैरियर द प्रेगनेंसी को रोकने की बहुत इफेक्टिव मेथड है। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द केमिकल मेथड। द सेकंड पार्ट इज़ केमिकल मेथड। नाम में केमिकल है, मीन्स ऑब्वियसली कुछ केमिकल्स यूटिलाइज़ किए जा रहे होंगे। तो कौन से केमिकल्स यूटिलाइज़ किए जाते हैं, उसमें फर्स्ट है पीन्स, जो सेंट्रल ड्रग ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है लखनऊ का, जिनके द्वारा निरोध नाम का कंडोम बनाया गया है, उनके ही द्वारा एक सहेली नाम की पिल्स बनाई गई है बेटा, जो वंस इन अ वीक लेनी होती है, हफ्ते में एक बार। तो इन जो पिल्स का यूटिलाइजेशन कैसा होता है, क्या होता है, और उनके द्वारा हम प्रेगनेंसी को कैसे रोकते, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। सहेली जो वंस इन अ वीक है, दूसरी है मालाडी जो आपकी हर दिन में एक बार लेनी पड़ती है, इन अ डे। तो ये किस तरह से इफेक्ट करती है, एक्चुअली ये क्या है,
दीज आर नथिंग बट द हार्मोनल पिल्स, ये हार्मोन की पिल्स है आपकी। हमें पता है प्रेगनेंसी के लिए 4 हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एक है LH, एक है FSH। LH luteinizing hormone, FSH follicle stimulating hormone. These are helpful to release ovum. एक ओवरी के अंदर ग्राफियन फॉलिकल बनने के लिए और ग्राफियन फॉलिकल का ओवुलेशन होने के लिए हेल्पफुल होते हैं। अगर ओवुलेशन होगा तो ही एक बाहर आएगा, तभी MC पॉसिबिलिटी है और एक फर्टिलाइज्ड होने की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा 2 और हार्मोन आपके वर्क करते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। सो ये हार्मोन क्या करते हैं बेटा, आपकी नॉर्मल कंडीशन में जब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है तो उसकी MC साइकिल रेगुलर चलती है 28 डेज़ के। तो FSH LH रिलीज़ होगा, ग्राफियन फॉलिकल रिलीज़ होगा, ओवम रिलीज़ होगा, वो अपनी 28 डेज़ की साइकिल कंप्लीट करेगा, रिलीज़ होगा, वहाँ पे कोई स्पर्म नहीं मिलेगा, आपकी एंडोमेट्रियम फट जाएगी और MC रिलीज़ होगी। ये कंटिन्यू चलती है। अगले बार फिर से आपका जो नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगी उसमें फिर ग्राफियन फॉलिकल रिलीज़ होगा, उसमें FSH और LH का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा। तो FSH और LH का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है तो एग रिलीज़ होता है। बट आपका ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कब वर्क करता है? जब प्रेगनेंसी होती है ना। तो अगर आपका फर्टिलाइज्ड हो गया, एग अगर फर्टिलाइज्ड हो गया है तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी इनसाइड द बॉडी इंक्रीज़ हो जाती है। और प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन इसकी जो LH और FSH है इसको निगेटिव फीडबैक देते हैं, मतलब उसका जो प्रोडक्शन है वो रोक देते हैं। और ऑब्वियसली अगर LH और FSH का प्रोडक्शन रुक जाएगा तो ग्राफियन फॉलिकल बनना भी रुक जाएगा, ओवम रिलीज़ होना भी रुक जाएगा। तो ये जो पिल्स है ये हमें एक फॉल्स इफेक्ट देती है। जो पिल्स है वो बनी रहती है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की, है ना। तो बॉडी के अंदर जब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई हो जाता है तो बॉडी को इस तरह का इफेक्ट मिलता है, उसको इस तरह का मैसेज मिलता है कि बॉडी में प्रेगनेंसी है तो हमें LH FSH को नहीं बनाना। LH FSH नहीं बनेगा तो जो रिलीज़ होगा एग, वो रिलीज़ होने की पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे कम हो जाती है। रिलीज़ नहीं होगा तो एट अ टाइम रिलीज़ नहीं होगा, जहाँ पे साइकिल चलनी चाहिए उस समय रिलीज़ नहीं होगा, तो जिसकी वजह से आपका प्रेगनेंसी रुकने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे होती है। तो सहेली ये जो पिल्स है जो सेंट्रल ड्रग ऑफ इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई है वो हफ्ते में एक ही बार लेनी रहती है। बट बाकी जो इन अ डे लेने वाली जो गोलियाँ या पिल्स है वो उनका सेवन किस तरह से किया जाता है। जैसे हमारी 28 डेज़ का MC पीरियड रहता बेटा, फर्स्ट डे से 28 डेज से। तो फर्स्ट 5th डे में तो आपका डिस्चार्ज होता है, मेनिस्ट्रुअल का डिस्चार्ज होता है। तो 5th डे से लेके ये नियर अबाउट 21 डेज़ तक, मीन्स अगर हमने पहले 5 दिन छोड़ भी दिए तो 5वें दिन से लेके 21 डेज़ तक इसको कंटिन्यूअसली लेना होता है। क्योंकि 21 डेज़ के बाद ऑलरेडी आपका एग ने जगह छोड़ दी, एम्पुला रीजन छोड़ दिया, तो वहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस होते ही नहीं हैं। तो 21 डेज से लेके 28 डेज़ तक यहाँ पे 7 डेज़ का रिलीज़ पीरियड मिल जाता है। मीन्स पूरे महीने में 28 डेज़ तक आपको कंटिन्यूअसली पिल्स को लेनी होती है और लास्ट के 7 डेज़ आपको उसको छोड़ना रहता है। फिर नेक्स्ट MC जो आएगी, MC के 2-3 दिन छोड़ के फिर से चौथे 5वें दिन से जब तक ब्लीडिंग हो रही है, वो ज़रूरी नहीं सबको 5 दिन ब्लीडिंग हुई, किसी को 2 दिन होती है, किसी को 3 दिन होती है, किसी को 7 दिन भी होती है। तो जब तक ब्लीडिंग हो रही है तब तक आप नहीं भी खाएंगे तो चलेगा। जिस दिन ब्लीडिंग स्टॉप हो गई उस दिन से आपको गोली खानी है नेक्स्ट 21 डेज़ तक। उसके बाद 7 डेज़ के लिए हम उसको ऑफ कर सकते हैं। ये हमारा हार्मोन का रिलीज़ के साइकिल के ऊपर डिपेंडेंट है। इसकी वजह से ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव आपकी है जो एक केमिकल मेथड से। इसके अलावा एक और पिल्स आती है बेटा बाज़ार में, दैट वी कॉल द इमरजेंसी पिल्स। ये क्या होता है? इमरजेंसी पिल्स ड्यूरिंग इंटरकोर्स होने के बाद फर्टिलाइजेशन होने के लिए नियर अबाउट 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है। मीन्स अगर आपका स्पर्म फीमेल एग के पास गया भी
तो उसको फर्टिलाइज होने के लिए 2 से ढाई घंटे का समय लगेगा। और हमें पता है कि एम्पुला रीजन के अंदर 1-2 दिन तक रुकता है, मीन्स आपके नियर अबाउट वो 2 दिन 36 डेज, और नीचे उतरने को इम्प्लांटेशन होने के लिए भी उसको ये 2 दिन लगते हैं। तो नियर अबाउट 72 आवर्स हम पकड़ेंगे, काट पीट के अगर आएंगे तो 72 आवर्स तक आपका प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं होते, इम्प्लांटेशन होने के चांसेस नहीं होते। तो अगर ऐसा लगा कि इंटरकोर्स के दौरान प्रेगनेंसी होने के चांसेस है, मीन्स अगर इसे डे पिल, मॉर्निंग पिल भी कहा जाता है, इमरजेंसी पिल के साथ साथ इसे मॉर्निंग पिल भी कहा जाता है। बेटा मॉर्निंग पिल क्यों कहा जाता है कि अगर रात को इंटरकोर्स हो गया और रात को इंटरकोर्स होने के बाद हमने किसी भी तरह का कोई प्रोटेक्शन बैरियर मेथड यूटिलाइज नहीं की और ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ पे प्रेगनेंसी होने के चांसेस है, तो सुबह उठने के बाद विदिन द 72 आवर्स के पीरियड के अंदर जितनी जल्दी हम अगर ये पिल्स खाते हैं तो वहाँ पे प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस ज़्यादा होती है। जितनी जल्दी खाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ द अर्स कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ द अर्स कम हो जाएंगे तो वहाँ पे आपका जो एग रिलीज़ हो रहा है नीचे की तरफ आपका यूटेराइन रीजन में आ रहा है इम्प्लांटेशन के लिए, वो वहाँ पे ब्रस्ट हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसलिए इसको इमरजेंसी पिल और मॉर्निंग पिल भी कहा जाता है, जो मोर इफेक्टिव रहती है 72 आवर्स के दौरान। ये वाली पिल्स आपकी रेप कंडीशन में भी यूटिलाइज़ की जाती है। अगर किसी रेपिस्ट के द्वारा रेप किया गया है और इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस अगर है तो उस दौरान मॉर्निंग पिल और इमरजेंसी पिल देके वहाँ पे प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। दिस इज़ अबाउट द पिल्स। नाउ द सेकंड मेथड जो है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, केमिकल मेथड ही है बेटा वो। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस क्या होगा? ऑब्वियसली इंट्रा मतलब इंटरनरी, यूटेराइन मतलब यूटेरस के अंदर इंसर्ट होने वाली, डिवाइस मतलब कुछ ना कुछ मटेरियल्स होगा जो हम यूटेराइन रीजन में इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके द्वारा प्रेगनेंसी को रोका जा रहा है। तो यहाँ पे जो 2 दिए हैं आपके सिलेबस में मोस्ट यूजफुल, दैट इज़ द कॉपर टी एंड लिपर्स लूप। दोनों सेम ही नियर अबाउट, कॉपर टी और लिपर्स लूप। ये क्या होता है? इसके लिए हमें फिर से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ड्रॉ करना होगा। ओके, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारी। कॉपर टी में क्या किया जाता है बेटा? यहाँ पे एक टी लाइक शेप, टी शेप आपका एक कॉपर का डिवाइस रिलीज़ किया जाता है। यहाँ तक छोड़ेंगे वो विथ थ्रेड, इसके पास थ्रेड रहता है, यहाँ तक ऐसे छोड़ेंगे और बाद में उसको नीचे खींचा जाता है। तो जब वो खींचेगा तो ये क्या करेगा? इस रीजन को वो कवर कर देगा। किस रीजन को? जहाँ पे फैलोपियन ट्यूब ओपन हो रही यूटेरस के अंदर, ये फैलोपियन ट्यूब यूटेरस के अंदर ओपन हो रही है, उस रीजन को वो छोड़ देगा और ये धागा ऐसा छोड़ दिया जाता है सर्विक्स वाले, वजाइना वाले रीजन में। तो ये क्या करेंगे? कॉपर रिलीज़ करेंगे। ऑब्वियसली कॉपर टी है तो कॉपर रिलीज़ करेंगे, कॉपर की बनी हुई है, कॉपर रिलीज़ करेंगे। एंड कॉपर आर क्या बोल सकते हैं हम? स्टॉप और मिनिमाइज द मोबिलिटी ऑफ द स्पर्म। कॉपर के जो आयन है वो मोबिलिटी ऑफ द स्पर्म जो है को मिनिमाइज करते हैं। तो मीन्स अगर इस दौरान इंटरकोर्स हो भी जाता है, पेनिस फीमेल की बॉडी में जाके सीमेन रिलीज़ भी करता है, पर क्योंकि यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब वाले रीजन को ही ढाक दिया है तो यहाँ पे एग आ भी गया, तो एग आ गया तो एग के पास फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म नहीं जा पाएगा, बीच में बैरियर है। इसलिए बैरियर मेथड का एग्जाम्पल है, बीच में बैरियर है। क्या बैरियर है? बीच में कॉपर टी है, लिपर लूप है, लिपर लूप भी सेम कंडीशन है ना। तो ये आपका बैरियर क्रिएट करता है और आपकी जो मोबिलिटी ऑफ द स्पर्म है, क्योंकि स्पर्म के पास फ्लैजेला होता है, वो मूव करता है, तो उसकी जो मोबिलिटी है कॉपर आयन के कांटेक्ट में आने की वजह से कम हो जाती है। तो ये भी एक वेरी इफेक्टिव मेथड है जहाँ पे हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। बट कॉपर टी आपका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है प्रेगनेंसी को रोकने का, ये भी रिवर्सिबल मेथड है, क्योंकि आपका ये कुछ सालों के लिए लगाई जाती है। कुछ फीमेल बॉडी में 3 सालों के लिए, 5 सालों के लिए या 7 सालों के लिए लगाई जाती है। बाद में हम उसको या तो फिर से
रिप्लेस करके कंटिन्यू कर सकते हैं या तो रिमूव भी कर सकते हैं अगर प्रेगनेंसी चाहते हैं तो ये एक मेथड से जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है, क्योंकि एक डिवाइस है, एक लूप है जो यूटेराइन रीजन में इंसर्ट किया जाता है। दूसरा है इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स क्या होते हैं? इम्प्लांट्स भी इस तरह का एक कॉपर का ही लूप होता है। इम्प्लांट क्या है बेटा? इम्प्लांट्स ये कॉपर के ही इस तरह के एक वायरनुमा स्ट्रक्चर होते हैं जो आपकी जो एंडोमेट्रियम की सेल्स है उसके अंदर इंसर्ट किए जाते हैं, उसके अंदर लगा दिए जाते, फिक्स किए जाते, मसल्स के अंदर फिक्स किए जाते हैं इस रीजन में, या तो फिर मसल्स के अंदर फिक्स किए जाएंगे। और मसल्स के अंदर फिक्स करेंगे तो क्या होगा? इनके द्वारा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ होगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ होगा जो हार्मोन है, और वो क्या करता है वो हमारा प्रेगनेंसी का इफेक्ट दिखाता है, जिसकी वजह से LH और FSH का सिक्रीशन कम लगता है, और FSH और LH का सिक्रीशन कम होगा तो एग का रिमूवल नहीं होगा। तो अगर कोई फीमेल के बॉडी में अगर इम्प्लांट्स को डिस्क्राइब किया गया, इम्प्लांट्स को लगाया गया, या कोई फीमेल अगर पिल्स खाती है तो क्या उसकी MC नहीं आती है? उसकी MC आती है, बट बहुत ही मिनिमाइज कंडीशन में आती है। ब्लीडिंग जो होगी वो बहुत ही कम होगी, निग्लिजिबल होगी, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? हार्मोन का सिक्रेशन वहाँ पे कम ज़्यादा हो रहा है। तो इम्प्लांट्स ये आपके मसल्स के अंदर लगाए जाते हैं, फिक्स्ड इन मसल्स, जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपका हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज़ करता है। दिस इज़ अबाउट इम्प्लांट्स। सो व्हाट अबाउट इंजेक्शन? सेम है। इम्प्लांट से इंजेक्शन है, मतलब अगर हम इंजेक्ट कर रहे हैं बॉडी के अंदर, मसल्स के अंदर मस्कुलर इंजेक्शन लगते हैं बेटा, तो मसल्स के अंदर हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं। सेम हार्मोन अगेन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जो आपका टेम्पररी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इफेक्टिव है। ये सब टेम्पररी है, बैरियर मेथड है, इफेक्टिव है, बट रिवर्सिबल है, हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। सो नाउ वी मूव टूवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। ये आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड का लास्ट पार्ट है, एंड नेवर बी रिवर्स, कभी भी रिवर्स नहीं होता। चांसेस ऑफ रिवर्सिबिलिटी नियर अबाउट निग्लिजिबल रहते हैं। दैट वी कॉल द परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन, एंड दिस इज द सर्जिकल मेथड। परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन और प्रेगनेंसीज क्या होता है सर्जिकल मेथड में? फर्स्ट है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी फीमेल बॉडी में की जाती है। किस तरह से? ये फैलोपियन ट्यूब है, हमें पता है बेटा जब एग रिलीज़ होता है तो एग रिलीज़ एम्पुला रीजन में 2 दिन रुकता है और स्पर्म का वेट करता है फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो ट्यूबेक्टोमी में क्या किया जाता है? फैलोपियन ट्यूब एम्पुला रीजन के बाद वाला जो पार्ट है उसको कट कर दिया जाता है और उसको लिगेट कर दिया जाता है। लिगेट करना मतलब जोड़ देना। कट कर दिया और लिगेट कर दिया तो इसके द्वारा एग आपका यहाँ पे रिलीज़ ही नहीं होगा, स्पर्म वहाँ पे जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपका जो ब्रिज है वो ब्रिज ही कट गया। अब ब्रिज कट गया तो स्पर्म भी इधर नहीं जा पाएगा, एग भी नहीं जाएगा। तो एग यहाँ पे बन तो गया, तो बन गया तो क्या एग सड़ जाएगा? नहीं सड़ता। बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ नहीं सड़ती। अगर वो एग बन गया, फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो यहाँ की जो सेल्स है उसके द्वारा उसको रीएब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। इसकी जो सेल्स है कॉर्पस लूटियम, अपन पढ़ते हैं बेटा, कॉर्पस लूटियम क्या करता है? उस सेल्स को रीएब्सॉर्ब कर लेता है। और तो क्या इस जो फीमेल एबॉर्शन करवाती है, इसको एबॉर्शन भी कहलाते हैं। ट्यूबेक्टोमी को मेथड को हम बोलते हैं एबॉर्शन, फैमिली प्लानिंग एबॉर्शन। तो उसमें क्या MC पीरियड नहीं आता? क्यों नहीं आएगा? MC पीरियड तो आएगा, क्योंकि MC पीरियड एग के रिलीज़ के ऊपर नहीं होता। क्या होता है कि एग अगर इम्प्लांट नहीं हुआ तो यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम की वॉल्स फुलफिल हो जाती है ब्लड से, वो फटना लगती है। अगर ब्लड इम्प्लांट हो गया, मतलब पार्चुरेशन आपका इम्प्लांट हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, आपकी प्रेग्नेंट हो गई वुमन, तो आपके एंडोमेट्रियम वहाँ पे रीएब्सॉर्ब किया जाता है। बट अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हुई तो जो एंडोमेट्रियम वो आपका फट जाता है, तो यहाँ पे एग आएगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली एंडोमेट्रियम फट जाएगा। मींस ऐसी फीमेल की जो MC पीरियड रहता है वो नॉर्मल रहता है, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं रहता। बट यहाँ पे क्योंकि ब्रिज तोड़ दिया, क्योंकि आपका जो फैलोपियन ट्यूब है उसको कट कर दिया, तो यहाँ पे आपका प्रेगनेंसी के चांसेस निग्लिजिबल होते हैं। निग्लिजिबल मीन्स होते ही नहीं है, परमानेंट सोल्यूशन है। बट यहाँ पे STDs का खतरा तो रहेगा, क्योंकि STDs तो आपके वजाना के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से भी हो जाता है ना। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन है
आपका इसको रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो ये कंडीशन कब होती है, जैसे कोई फीमेल है सपोज़, दोनों कंडीशन में जो दूसरी मेथड है वैसेक्टोमी, वहाँ पे भी एक परमानेंट सोल्यूशन है बेटा कि अगर कोई मेल फीमेल है, उनके 2 बच्चे हैं या फिर कोई एक्सीडेंटल कंडीशन में वो ख़त्म हो गए, दोनों ने अबॉर्शन करवाया, दोनों में से किसी एक ने अबॉर्शन करवाया और उनके किसी एक्सीडेंट कंडीशन में बच्चे ख़त्म हो गए और फिर से कोई बच्चा कंसीव करना चाहते हैं, तो उस समय वो मेथड मतलब वहाँ पे रिवर्स करना पॉसिबल नहीं हो पाता। So the second methods which is related to the male, that is the vasectomy. मेल से रिलेटेड मेथड है वैसेक्टोमी। हमें पता है ये टेस्टीज़ है जो स्कॉर्टल सैक में आपकी रहती है और टेस्टीज़ के ऊपर ये इपिडाइडामीज और ये वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया के थ्रू यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है लोकूल के अंदर। ओके, स्पर्म यहाँ पे बन रहे हैं बट वासा डिफरेंशिया के थ्रू आपके जा रहे हैं पेनिस के पास रिलीज़ होने के लिए। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, वासा डिफरेंशिया को ही कट करके लिगेट किया जाएगा। दोनों तरफ की जो ओवरी है, दोनों तरफ की जो टेस्टीज़ है, दोनों तरफ के टेस्टीज़ के वासा डिफरेंशिया को कट करके लिगेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे फिर ब्रिज टूट गया तो स्पर्म बनेगा, स्पर्म यहाँ तक भी आ जाएगा बट स्पर्म को आगे जाने के लिए जगह ही नहीं है। अब जगह नहीं है तो फिर वो वही के वही क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, रीएब्सॉर्ब किया जाएगा, मर जाएगा वहीं पे टेस्टीज़ के अंदर ही और उसकी सेल्स के द्वारा रीएब्सॉर्ब किया जाएगा। बाकी सीमेन रिलीज़ होगा, ऐसा नहीं सीमेन रिलीज़ नहीं होगा, सीमेन रिलीज़ होगा। क्योंकि सीमेन कहाँ से रिलीज़ हो रहा है बेटा, सीमेन रिलीज़ हो रहा है सेमिनल वेसिकल से जो यहाँ पे लोकेटेड है, काउपर्स ग्लैंड से जो यहाँ पे लोकेटेड है, प्रोस्टेट ग्लैंड से जो यहाँ पे लोकेटेड है, जो पेनिस के जस्ट ऊपर है, ये ग्लैंड के द्वारा सीमेन बनता है। तो सीमेन तो रिलीज़ होगा बट वो सीमेन कैसा होगा, सीमेन होगा स्पर्मलेस सीमेन। और स्पर्मलेस सीमेन के अंदर कोई चांसेस नहीं होते प्रेगनेंसी के, सीमेन के द्वारा प्रेगनेंसी नहीं होती, स्पर्म के द्वारा प्रेगनेंसी होती है। तो सीमेन तो यहाँ पे रिलीज़ होगा बट उसके अंदर स्पर्म न होने की वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस वहाँ टोटली रुक जाते हैं। तो ये भी एक सर्जिकल मेथड है जो कंप्लीट सोल्यूशन है प्रेगनेंसी को स्टॉप करने का। दिस इज़ अबाउट द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। यहाँ पे इस वीडियो में थोड़ा वीडियो लेंदी हो गया होगा बट यहाँ पे पूरा कंसेप्ट आ गया बेटा कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन मेथड की, नेचुरल मेथड एज वेल एज आर्टिफिशियल मेथड। आई होप आपको ये प्रॉपरली समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया तो इसके पहले के जो वीडियो है इस लेसन से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अपने आप में एक बड़ा सा कंसेप्ट है, इम्पॉर्टेंट लेसन है, बहुत सारे क्वेश्चन इस एरिया से आपके बनते हैं। तो आप पहले जो वीडियोस है उसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, वो भी देखना बेटा और इसको भी एक बार रिपीट देखना, तो सभी चीज़ें आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगी। और ये जो टेबुलर फॉर्म है, ये टेबुलर फॉर्म तो आपको याद ही करना है। अगर हमने ये टेबुलर फॉर्म याद ही कर लिया, सपोज़ इतना ही याद कर लिया, तो हम बहुत कुछ इसके अंदर अपने हिसाब से लिख सकते हैं। दिस इज़ अबाउट द मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। सो हम जो हमारी अगली वीडियो है इसका जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है दैट इज़ द STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।